पाकिस्तान में रहते हुए फर्जी आधार कार्ड बंदी ने बना लिया। कैसे इसका फोटो खींचा, कैसे इसके जो थंब लगे। इसका मतलब यह है कि जब ये पहली बार नेपाल में आई थी तो ये उस वक्त भारत में आई थी। उस वक्त जब ये नेपाल में आई थी तो ये भारत में रैकी करके गई है। ये भारत में इलीगल तरीके से पहले भी आ चुकी है और भारत की रैकी करके गई है। ये साफ जाहिर हो गया। और अपने आधार कार्ड और वो पहले बनवा के गई है। क्योंकि जब आधार कार्ड बनता है अंगूठा भी लगता है, ये उंगली भी लगती है, ये सेकंड उंगली भी लगती है, फोर्थ भी लगती है, फिफ्थ भी लगती है, पांचों दसों की दसों उंगली लगती है जब आधार कार्ड बनता है भारत के अंदर। आंखों में मशीन लगाई जाती है और आंखों का बाकायदा स्कैनिंग होती है, तब आधार कार्ड बनता है। इसका मतलब आप भारत में पहले आए हो, आपने भारत में पहले इलीगल एंट्री मारी है, आप भारत की रेकी करके गए हो, फर्जी आधार कार्ड बनवा के गए हो, यहां पर अंगूठे लगा के गए हो। इससे साफ जाहिर है। मैं लिख रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, वहां के चीफ सेक्रेटरी को, वहां के सीएम साहब को और माननीय गृह मंत्रालय को और राष्ट्रपति महोदय को लिख रहा हूं कि सीमा हैदर की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस से वापस लेकर के हरियाणा पुलिस को नए सिरे से इसकी जांच दी जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसकी जांच नए सिरे से दोबारा होनी चाहिए एक एक चीज की। कहां से इसने आधार कार्ड बनवाए, कैसे इसने उंगली के थंब इंप्रेशन लगवाए, किस रास्ते से ये आई, किस प्रकार इसने उल्टी करवाई अपनी बेटी को और हमारे भारत के 2 फौजियों को सस्पेंड कराया इसने। कहां कहां ये रुकी, क्या क्या इसका नेटवर्क है, क्या क्या ये करती रही है, इसका मकसद कहां है, इसने उत्तर प्रदेश की भाषा को कैसे सीखा, इसने पंजाब की भाषा को कैसे सीखा, हरियाणा की भाषा को कैसे सीखा, राजस्थान की भाषा को कैसे सीखा, और एनसीआर का एरिया इसने क्यों चुना। इंग्लिश में इतनी एक्सपर्ट ये कैसे है, ये भाषण देने में इतनी एक्सपर्ट कैसे है कि एपी सिंह भी इसके सामने फैले नहीं बोल पाता। इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए डॉक्टर एपी सिंह की भी कि क्या उसका रोल रहा है फर्जी आधार कार्ड बनवाने में, भारत की सीमा में एंट्री कराने में इसका क्या रोल रहा है, किसने एडवाइस किया। क्या ये पहले भारत में आकर के रेकी करके जो गई थी, क्या एपी सिंह से ये मिली थी, क्या इसने मीटिंग हुई थी, क्या उसने इसको मिसगाइड किया था। ये सब कैसे हुआ, ये चुपचाप बैठ के देखने का विषय नहीं, जांच का विषय है। आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस नेपाल क्यों नहीं गई, क्यों जाके पूछताछ नहीं करी, यह भी तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पूछताछ क्यों नहीं की गई, करनी चाहिए थी। मैं जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार को, गृह मंत्रालय भारत सरकार को, माननीय राष्ट्रपति को एक रिक्वेस्ट देना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से यह केस वापस लेकर के हरियाणा पुलिस को सौंपा जाए, क्योंकि मामला हरियाणा का बनता है। हरियाणा के अंदर ही इसको सबसे पहली बार पहचाना गया, वहीं इसको अरेस्ट किया गया, बल्लभगढ़ के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, और एफआईआर बाद में दर्ज की गई, अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई। जबकि कोई भी मुलजिम जहां पकड़ा जाएगा उसी इलाके के अंदर जो थाना बनता है वहीं पे एफआईआर दर्ज होगी। इसको 3 तारीख 7वां महीना 2023 में जो अरेस्ट किया गया चंद्रावली नाला बल्लभगढ़ एरिया फरीदाबाद से, और अगले दिन इसकी एफआईआर दर्ज की गई रबूपुरा के अंदर हल्की धाराओं के अंदर। इसका मतलब क्या सेटिंग से एफआईआर दर्ज की गई, क्या मिली भगत करके एफआईआर दर्ज की गई।
ये एफआईआर फरीदाबाद के अंदर क्यों दर्ज नहीं की गई? और जांच का हाल देख लो, क्या हाल है जांच का, 1 साल से ऊपर हो गया। ये हम भारतीयों को रात दिन गाली दे रही है, हमारी बहनों को गालियां दे रही है, हमारी बेटियों को गाली दे रही है, हमारे भारत के वकीलों को गालियां दे रही है, उनको नीचा दिखा रही है, सिगरेट डॉक्यूमेंट ला के ये दिखा रही है। कौन लोग शामिल है इनके साथ? इंटरेस्ट है उसको सनातनी बता रहा है। अरे सनातनी तो वो हिंदू भाई भी हैं जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर के भारत में आए हैं। वो हिंदू भाई भी तो हैं, वो भी तो सनातनी होंगे, वो भी तो प्रभु श्री राम को मानते होंगे, वो भी तो हनुमान जी को मानते होंगे, वो जो शिव जी महाराज को मानते होंगे, वो भी तो शिव भक्त होंगे। वो सनातनी नहीं है क्या? यह सबसे बड़ी सनातनी ये है जो खूब गौ माता का मांस खा के आई है और अपने जो मैसेज वहां पाकिस्तान में करती है उसमें कहती है कि मैं तो मुसलमान की मुसलमान हूं, मेरे बच्चे भी मुसलमान हैं, जो ना केवल भारत की आंखों में धूल झोंक रही है बल्कि पूरे भारत सरकार की आंखों में धूल झोंक रही है। तो एपी सिंह को ऐसा क्या लालच है, मेरी समझ में नहीं आई बात। एपी सिंह भारत की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों कर रहा है? आज पूरा भारत का बच्चा पूछता है कि क्या कारण है। पाकिस्तानी सनातनी तो और भी हैं जो हिंदू भाई हैं, आज तक आप वहां कभी गए नहीं। 1 साल से हर हफ्ते सुबह शाम सीमा सुबह शाम अपनी गाड़ियों में लेके घूम रहे हो। क्यों भाई? एक वकील का कर्तव्य है कि क्लाइंटों को अपनी गाड़ियों में लेके घूमे, होटलों में लेके जाए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करा रहे हो। भारत सरकार की परमिशन के बिना कोई भी पाकिस्तानी भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। आपको कानून पता नहीं है, वकील हो आप। भारत सरकार और गृह मंत्रालय की मंजूरी के बगैर कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और ट्रायल फेस कर रहा है या उसकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, वो किसी भी कैमरे का सामना नहीं कर सकता। सेक्शन 11A इंडियन फॉरेन एक्ट 1946 पढ़ लेना अगर ना पता हो तो। मोमिन कानून बता रहा है आपको। एपी सिंह, भारत सरकार की किस परमिशन के अकॉर्डिंग आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं इसकी, सीमा हैदर की, बताओ। कोई भी पाकिस्तानी भारत सरकार की परमिशन के बगैर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। जो एड्रेस उसने दिया है, अगर उस घर को छोड़ के वो तीसरे घर में भी जाएगा तो सबसे पहले पुलिस अधिकारियों को सूचित करेगा, गृह मंत्रालय को सूचित करेगा। अगर मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो वो कोर्ट को सूचित करेगा कि जनाब मैं फला जगह जा रहा हूं। अगर डॉक्टर के भी जाएगा ना इमरजेंसी, तब भी पुलिस अधिकारी को या उस जांच अधिकारी को जहां उसके पास केस पेंडिंग है और वो केस चल रहा है, उसको लिखित में सूचना देगा कि मैं फला डॉक्टर के पास जा रहा हूं और इस टाइम जाऊंगा। उसकी लिखित सूचना को रोजनामचे के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट उसकी रपट को लिखेगा कि आज सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर और मोहल्ला फला रबूपुरा पाकिस्तानी जिसका केस एफआईआर नंबर फला है चल रहा है, वो डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने के लिए फला डॉक्टर के पास जा रही है। इस टाइम पे इतने बजकर इतनी मिनट पर उसको यहां से रवाना किया जाता है उस डॉक्टर के पास, और उसके साथ सरकारी कर्मचारी जाएगा। और जब वो डॉक्टर से आएगा तो डॉक्टर से लिखवा के लाएगा कि क्या बीमारी है, उसकी रिपोर्ट लेगा, और उसकी रिपोर्ट को वापसी जब थाने में आएंगे तो उसको वापसी में लिखा जाएगा कि जो सीमा हैदर इलाज के लिए वो डॉक्टर के पास गई थी, जिसकी रपट नंबर 45 है या 46 है, वो वापिस आई है थाने में और उसी स्थान पर जाके वो कयाम करेगी, उसी स्थान पर जाके वो स्टे करेगी। और डॉक्टर साहब ने ये मुलाजा फरमाया है कि इसको फला बीमारी है या ये फला टेस्ट की जरूरत है या ये फला उसको दोबारा आना पड़ेगा।
ये तमाम बातें कानूनी बातें बता रहा हूं मैं। ये एसएचओ का काम है, ये उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है जो जांच कर रहा है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। मैं लिखूंगा भारत सरकार को जो आप ये कर रहे हो, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो। ये एपी सिंह की मौसी की लड़की नहीं है, जब मर्जी आओ गाड़ी में बिठाओ, वहां ले जाओ, वहां ले जाओ, वहां ले जाओ। इसका मतलब तो आप इसको, जो गाजियाबाद में नेवी का हमारा और जो एयरफोर्स का स्टेशन है, आप तो वहां भी लेके गए होंगे, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां पर कोई पाकिस्तानी जा ही नहीं सकता। वहां पर बोर्ड लगे रहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया, कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति, कोई भी फॉरेनर्स व्यक्ति इसके एरिया के आसपास भी दिखाई नहीं देना चाहिए। वहां पर मनाही है, जो लोग वीजा लेके आते हैं उनको भी मनाही है वहां पर जाना। तो इसका मतलब आप गाड़ी में घुमा करके आप तो सारी जगह दिखा रहे हैं उसको कि यहां हमारा एयरफोर्स है, यहां हमारी फौज रहती है, यहां हमारे जहाज खड़े होते हैं, यहां हमारे विमान खड़े होते हैं। तो आप तो देश की सुरक्षा को सिर्फ मीडिया में आने के लिए आपने तो ताक पे लगा दिया। भारत की सुरक्षा को आपने कहां समझा? भारत की नेवी की आपने सीक्रेसी को कहां समझा? आर्मी की सीक्रेसी को आपने कहां समझा? भारत की पुलिस की या भारत की आंतरिक सुरक्षा के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनकी सुरक्षा को आपने कहां समझा? क्या सबूत है किसी के पास कि आप उसको वहां लेके नहीं गए? और इसने आपको बहकाया ना हो कि सर बाहर निकले हो, चलो मुझे वहां भी लेके चलो, जहां गाजियाबाद के अंदर, जहां पर उस एरिया के अंदर नेवी का या आर्मी का या एयरफोर्स का वहां पर स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन है, वहां मुझे घुमा के लाओ। तो ये क्या कुछ नहीं देख रही होगी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? पुलिस डिपार्टमेंट को क्या हो गया है? कहां तुम्हारी सोच चली गई है? कहां तुम्हारी समझ चली गई है? यह सारा काम मोमिन मलिक का है आपको समझाना, बताना कि भारत की सुरक्षा को खतरा है। चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि सीमा हैदर से भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। चिल्ला चिल्ला के आज कह रहा हूं मैं आपको, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कानों के अंदर रूह डाल रखी है। और एक दिन वो आएगा कि आप, भारत की सरकार भी पछताएगी, भारत के लोग भी पछताएंगे, और ये ऑफिसर जो उसको छूट दे रहे हैं, जो लोग उनके साथ लगे हुए हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी पछताएंगे कि इन्होंने क्या कर दिया। ये वो आम लेडी नहीं है। सारी बात मैं आपको मीडिया पे नहीं बता सकता, मुझे पता है ये कौन है, इसकी सारी मैं जड़ निकाल के लेके आया हूं। यह भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, यह मैं आपको बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं। इसको जितनी जल्दी जेल में डाला जाए उतना कम है, वरना ये वो नासूर है, ये फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। हमारी आपस में दुश्मनी हो सकती है, एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम हो सकते हैं, लेकिन जहां भारत की सुरक्षा का सवाल आएगा तो हम सब भारतीयों को, चाहे हमारे विचार अलग अलग हैं, एक होना पड़ेगा। भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है, भारत की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। यह सीमा हैदर नहीं है हमारे लिए। लेकिन मोमिन मलिक इतनी जल्दी भारत की सुरक्षा को खतरा नहीं होने देगा। खड़ा है, खड़ा है, खड़ा। मुझे आप जो मर्जी इल्जाम लगाओ, जैसे मर्जी इल्जाम लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूं, सबसे बुरा वकील हूं, सब ऐप मेरे अंदर है, गुंडा भी हूं, बदमाश भी हूं, एफआईआर भी है, मुकदमे भी है। तो आप जो मर्जी कहो, फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन मैं हक के लिए खड़ा हूं, मैं इंसाफ के लिए खड़ा हूं, मैं भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा हूं, मैं भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा हूं, मैं अपने प्यारे वतन की सुरक्षा के लिए खड़ा हूं। अपने जिंदगी, अपने भारत की सुरक्षा पर आंच नहीं आने दूंगा, शीश कटा दूंगा।
100 बार अपने भारत की सुरक्षा के लिए। मुझे मुसलमान की दृष्टि से मत देखो, मैं मुसलमान बाद में हूं, पहले मैं भारतीय हूं। मैंने भारत की भूमि पर जन्म लिया है और मैं भारत की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा जब तक आखिरी सांस है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ता रहूंगा। अगर इसके इरादे अच्छे होते तो भारत सरकार से यह परमिशन लेके भारत में आती, हम इसका फूल मालाओं से स्वागत करते। 1 साल रहती, 2 साल रहती, 10 साल रहती, पूरी जिंदगी रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि भारत सरकार हमेशा जांच पड़ताल करके उन लोगों को वीजा देती है जो कि भारत के लिए ठीक है, भारत के लिए खतरा नहीं है। आप वीजा लेके आते, नो प्रॉब्लम। और आप कहती हो मैंने अप्लाई किया वीजा, मुझे दिखा दो ना रिजेक्शन फॉर्म। हमारे भारतीय उच्चायोग जो इस्लामाबाद में है, आपने अगर वीजा वहां पर अप्लाई किया था तो उन्होंने रिजेक्शन फॉर्म तो होगा, उन्होंने डिनाई किया होगा, लिखित में डिनाई करते हैं। मुझे वो रिजेक्शन फॉर्म दिखा दे कि तूने भारत के लिए अप्लाई किया था। भारत के लिए अप्लाई नहीं किया गया। और ये छोटे छोटे चैनल, कोई कौन सी क्या है वो कौन सी रानी महाराणा, पता नहीं क्या क्या नाम है उसके, वो कोई छोटे मोटे चैनल बना बना के वो पांच चार लोगों को जमा करके वो गालियां देते हैं हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को। हमारी बहन बेटियों को गाली देते हैं वो लोग, हमारी बहन बेटियों को गालियां देते हैं चैनल पे। कोई कहीं से जुड़ रहा, कोई एक एक आदमी की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ध्यान रखना इस बात का। एड्स का इलाज हो सकता है, एड्स का। मोमिन मलिक अगर पीछे पड़ गया ना, मोमिन मलिक का इलाज नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। जहरीले सांप का इलाज हो सकता है, मोमिन मलिक का इलाज नहीं है। अगर मोमिन मलिक ने अपनी कार्रवाई बिठा दी तो इस बात का ध्यान कर लेना। कोई ये कहे ना कि लाइलाज बीमारी का इलाज नहीं है एड्स का, उसका भी इलाज संभव है। मेरे कानूनी कार्रवाई किए हुए का संभव नहीं है, ये मैं बता रहा हूं आपको। भलाई इसी में है, अपनी बात रखो, मना नहीं। मैं नहीं कहता मेरे हक में रखो, मेरे फेवर में रखो। जिसका आपको अच्छा लगे आप उसके हक में बात रखो, लेकिन सभ्य तरीके से। फर्जी एलिगेशन लगा के नहीं। आप क्या समझ रहे हो मैं नोट नहीं कर रहा हूं? एक एक चीज नोट हो रही है मेरे पास, और वो कुत्ता खचेड़ी कर दूंगा कि सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर कटवा दूंगा। ध्यान रखना इस बात का, अब भी वक्त है। इस चीज का ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूं आपको। हर चीज का इलाज है हमारे पास। जो अपने आप को गुंडे समझ रहे हो, मवाली और बदमाश समझ रहे हो, और ये समझ रहे हो कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम तो ये हम तो वो है। हर चीज का तोड़ है हमारे पास, हर चीज का इलाज है। ध्यान रखना। शरीफों के सामने शरीफ हाथ जोड़ेंगे, हमें अपनी बदमाशी दिखाने की जरूरत नहीं है और फर्जी बकवास कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। जो आप मां बहनों के लिए बारे में गलत रहे हो, बख्सूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। मैं भी देख रहा हूं, वॉच कर रहा हूं, तुम्हें मौका दे रहा हूं, वक्त दे रहा हूं, संभल जाओ। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आज के केस के बारे में। ये क्या है मामला? आज का जो केस है, आज के केस की दोबारा मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं। और सीमा हैदर के लिए एक स्पेशल मैसेज है आज मेरे पास कि सीमा हैदर
अगर तू वास्तव में कानूनी लड़ाई लड़ना चाहती है अपने लिए और अपने आप को गड्ढे में गिरने से, जेल में जाने से बचाना चाहती है, तो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं। किसी भी वकील को कर ले। इस एपी सिंह ने तेरे नाम का केस डाल के आज तेरी गर्दन पे छुरा चला दिया है। मुझे, मेरे खिलाफ पार्टी है, मुझे सलाह नहीं बनती, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते तेरे को सलाह दे रहा हूं। इसका जो तेरा केस आज इसने डाला है कि सीमा हैदर बनाम मोमिन मलिक या बनाम गुलाम हैदर, वो केस इसको डालना नहीं चाहिए था। इसने तेरी गर्दन को काटने वाली, चारा काटने वाली मशीन के अंदर डाल दिया है, चारे की जगह, कि अब तू कटती रहेगी। जैसे वो हाथ का चारा या मशीन का चारा चलने वाली मशीन होती है और उसमें घास लगाते हैं, आज इसने आखिरी काम वो कर दिया एपी सिंह ने। इसको समझ तो है नहीं कानूनी। हमसे दुश्मनी निकालने के चक्कर में मेरे से गुलाम हैदर ने, इसने सीमा हैदर की गर्दन को आज चारा डालने वाली मशीन में लगा दिया है। और उस केस के अंदर इसने लिखा है कि सीमा हैदर सचिन मीना की वाइफ है। और उस केस के अंदर इसने एक एफिडेविट सीमा हैदर का लगाया है, जिसके अंदर सीमा हैदर ने यह कहा है कि मैं सचिन मीना की वाइफ हूं और मुझे सोशल मीडिया पे तंग किया जा रहा है, मेरी बेइज्जती की जा रही है, मोमिन मलिक और गुलाम हैदर कर रहे हैं। तो इसने, एपी सिंह ने इसकी गर्दन को चारा डालने वाली मशीन से मैं इसलिए डाल दिया कि सीमा हैदर ने जब बेल ली थी उसके अंदर एफिडेविट लिखा हुआ था कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं। अंडरटेकिंग जो दी थी उसमें कहा था कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं। ऑर्डर में भी ये लिखा हुआ है, बेल एप्लीकेशन में। और आज एफिडेविट लगाया और केस लगाया कि मैं तो सचिन की वाइफ हूं। अब जज साहब ये तो पूछेंगे कि तू उसकी, उसी वही जज साहब है जहां जमानत, जिसने जमानत दी, और वो हैरान परेशान वकील जो वहां खड़े थे कि इसी जज साहब से तो बेल ली और इसी के सामने ये केस लगा रही है, सारे वकील देख रहे थे। तो जज साहब भी तो इस बात को देखेंगे कि एक तरफ तो तू एफिडेविट में कह रही है कि मैं गुलाम की वाइफ हूं, दूसरी तरफ कह रही है कि मैं जो है ना सचिन की वाइफ हूं जी, मुझे तंग कर रहे हैं। तो एक, मुझे तो केस प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे तो कोई सबूत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही गर्दन दे दी एपी सिंह ने तेरी चारे वाली मशीन में। अब वो केस की कॉपी लेके और वो एफिडेविट की कॉपी लेके मैं लगा दूंगा। देखो जनाब, कोर्ट को भी ये गुमराह कर रही है, उसमें कह रही है मैं गुलाम की वाइफ हूं, उसमें कह रही है एफिडेविट में कि मैं गुलाम की वाइफ हूं, एफआईआर में जब पुलिस ने पूछताछ की उसमें कह रही है मैं गुलाम की वाइफ हूं, और सारे अकाउंट में कह रही है गुलाम की वाइफ हूं, जमानत आपने गुलाम की वाइफ कह के दिया है, और ये अब कह रही है मैं सचिन की वाइफ हूं। तो मेरा केस तो अपना आप ही प्रूव कर दिया इन्होंने। खुद ही प्रूव कर दिया ना। मतलब हमारे खिलाफ, यानी कि दुश्मनों पे, हम तो दुश्मन हुए ना, दुश्मनों पे हमला करने के चक्कर में जो गोली ये हमारे पे तान रहे थे, वो गोली वापसी इनको लगी आगे। वापसी यानी अपने बुने हुए जाल में खुद गिरे, अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिरे। अब सीमा हैदर तो मेरा भैया, अरे सीमा हैदर तुझे अगर बचना है तो तेरे पास पैसे हैं, ना पैसे हो तो मैं दे दूंगा केस लड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना वकील दूसरा कर ले, ये तेरी खाट भरवा देगा। तेरे को इसने मरवा दिया, इतने मुकदमे गिरवा दिए, इसको समझ ही नहीं है। इसको सचिन के नाम से मुकदमा डाल देता कि मैं सचिन हूं, मैं यहां का रहने वाला हूं, मुझे बदनाम किया जा रहा, वो चल जाता। लेकिन सीमा हैदर का मुकदमा कैसे चलेगा? आज इसका भैया भूल गया, धारा 83 भूल गया, धारा 82 भूल गया। सीमा को कौन सा नागरिकता मिल गई भारत की? आज धारा 82 याद नहीं आई जब सीमा जो पाकिस्तानी है उसके नाम से मुकदमा डाला और भारत की न्याय प्रणाली में मुकदमा डाला, जेवर कोर्ट में डाला। आज धारा 82 कहां चली गई? आज धारा 83 कहां चली गई?
ये भी तो पाकिस्तान की है ना, ये कोई भारत की नागरिकता मिल गई इसको? जो हमने मुकदमे डाले, क्या था, धारा 83 में कोई मुकदमा नहीं हो सकता, दुश्मन देश का नागरिक है, ये है वो है। अबे भाई ये कहां की है? ये भी तो पाकिस्तान की है, इसका मुकदमा कैसे डाल दिया? तो भारत के लोगों, एपी सिंह से ये पूछो कि जब गुलाम हैदर ने अपने वकील मोमिन मलिक के जरिए से सीमा पर मुकदमे डाले तो तू कह रहा था धारा 82 लगती है, धारा 83 लगती है। अब तूने खुद वो धारा 82 83 भूल गया क्या? तूने खुद जो है सीमा हैदर जो एक पाकिस्तानी है उसका मुकदमा तूने जेवर की न्यायालय में गुलाम हैदर और मोमिन मलिक पे डाला आज, तो वो धारा 82 कहां चली गई? धारा 83 कहां चली गई? यानी अपने ऊपर ठाके कूड़ा डाल दिया, अपने ऊपर ठाके मिट्टी डाल दी, अपना ही थूका हुआ अपना ही चाट गया, जो थूका उसको चाट गया। हमको कहता है धारा 83 लगेगी 82 लगेगी, केस नहीं चलेगा। हमने फिर भी केस डाले, कोर्ट ने हमारी सुनी, एपी सिंह को नोटिस किया, सीमा को, सचिन को नोटिस किया, पंडित जी को नोटिस किया, तमाम बरातियों को नोटिस किया, और भी मुकदमे हैं। हम समझा भी रहे थे भारत के लोगों को, दुनिया को, कि नहीं धारा 82 नहीं लगती। नहीं जी, धारा 82 लगती है। सारे अंधभक्ति में, सीमा भक्ति में चैनल भी ये कह रहे थे कि धारा 82 है जी, दुश्मन की बेटी, दुश्मन देश की है जी, उसकी केस नहीं चलने का। ये आज केस कैसे चल दिया? एपी सिंह ने खुद आज सीमा का जो ना केस डाला। कहां गई धारा 82? कहां गई धारा 83? तो झूठ का पर्दाफाश हो गया। जो लोगों को गुमराह कर रहा था वो सारे सामने आ गई। सीमा हैदर की जब तक गर्दन नहीं कट जाएगी, वो जेल में नहीं चली जाएगी, सीमा हैदर को जब तक गड्ढे में नहीं डाल देगा, इसको चैन नहीं आएगा। सीमा हैदर, अगर तू चाहती है, मेरी तेरे को गुड एडवाइस है, मुकदमे हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़ो। अगर तू वाकई में चाहती है तो इसके चक्कर से निकल जा। और कोई भारत में एक से एक वकील है, बहुत अच्छे अच्छे वकील है, ऐसे ऐसे वकील है जो मुझे भी 1 मिनट में धूल चटा देंगे। मेरे से भी बहुत तेज तेज वकील है। तो आप कोई दूसरा वकील करो और अपने आप को बचाओ।